गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 28 में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 27 में हमने एमएस एक्सेल में कंटिन्यू करा था, जिसके अंदर हमने जो है फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो हम यूज़ कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, और ऑटोसम के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम सेल रेफरेंस के बारे में समझेंगे। सेल रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने टाइप हैं इसके बारे में, सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, ऑटो रिकैलकुलेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इस टोटल 11th क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय सेल रेफरेंस एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट। सेल रेफरेंस क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। सेल रेफरेंस की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि सेल रेफरेंस है व्हेन वी यूज द एड्रेस ऑफ एनी सेल इन द फार्मूला दैट इज नोन एज सेल रेफरेंस। कि जब भी हम फार्मूला रखते वक्त किसी भी सेल का एड्रेस लिखते हैं वो सेल रेफरेंस कहलाता है। जब भी हम फार्मूला लिखते वक्त कभी भी किसी सेल का एड्रेस लिखते हैं तो सेल रेफरेंस कहलाता है। कि हमने उस सेल को रेफर करा है, रेफर करने का मतलब उसका एड्रेस यूज कर लिया, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमने यूज करी है, तो ये सेल रेफरेंस हो गया कि हमने उस सेल को रेफर करके फार्मूला लगाया है। तो ये सेल रेफरेंस की डेफिनेशन है कि जब भी आप फार्मूला लगाते वक्त कभी भी किसी सेल के एड्रेस का यूज करते हैं तो वो सेल रेफरेंस कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला रिलेटिव, दूसरा एब्सोल्यूट और तीसरा मिक्स्ड। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस को समझने के लिए एक बार एक्सेल शीट में आपको कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाता हूं। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। मैंने आपको कहा था अगर कोई मैटर पूरा ना आता है सेल में तो कॉलम में या रो में तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं बॉर्डर पे रख के। तो यहाँ पे मैंने सपोज 2-3 रोल नंबर लिख लिए, यहाँ पे 4। इन बच्चों के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं इंग्लिश, अब मैंने इनका टोटल करना है, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स का टोटल करना है। तो आपने क्या लिखा, टोटल। टोटल लिख के यहाँ पर इक्वल टू लगा के, या तो आप क्या लगाएंगे, फंक्शन या फार्मूला। मैंने आपको दोनों में डिफरेंस भी बताया था कि फंक्शन के अंदर प्री डिफाइंड है तो वो आप सम लिख के ब्रैकेट लगाइए और इस तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर रख के इसको बंद कर दीजिए। क्या, स्मॉल पैरेंथेसिस। क्या आपने क्या करा, इक्वल टू लिखा, सम लिखा, स्मॉल पैरेंथेसिस शुरू करे, सेल रेंज को सिलेक्ट कर लिया और स्मॉल पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। एंटर मारते ही एक रिजल्ट आ गया हमारा। अब जैसे ही आपका ये रिजल्ट आया, मैंने तो एक रोल नंबर का निकाल लिया, बट आपको क्या करना है, 4 रोल नंबर का निकालना है। तो एक्सेल में ये हमारी सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि जैसे ही आप एक का टोटल करते हैं तो आप बाकी सबका कैलकुलेशन कर सकते हैं। कि आपने क्या करना है, यहाँ पर कर्सर रखना है, यहाँ पर कर्सर रख के और कहाँ पर, उस सेल के राइट कॉर्नर पर रख के लेफ्ट माउस बटन दबा के नीचे ड्रैग कर देना है। आप देखेंगे जितने भी क्या है, जितने भी आपके जो थे सेल्स उसमें सबका टोटल आ जाएगा। एक के लिए आपने फार्मूला लगाया था, बाकी टोटल आप में सबका आ गया। किसका, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी और मैथ्स का भी। तो ये है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने इस फार्मूला में क्या करा, यहां पर आपने क्या करा, इसका यूज करा, आपने क्या करा, इनका यूज करा। किसका यूज करा आपने, आपने यूज करा है सेल एड्रेस का। किसका यूज करा है, सेल एड्रेस का आपने यूज करा है। किसमें, इसके फार्मूला में। तो मैंने इक्वल टू C4 D4 E4 का यूज करा। यहां पर जैसे ही आप इसको यहां पर रख के करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस फार्मूला को कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी करते ही जैसे ही आप 1 सेल डाउन गए तो वो ये फार्मूला के साथ साथ सेल रेंज भी अपने आप चेंज हो गई। जैसे यहाँ पर आपने रखा ऊपर C4 था तो जैसे ही 1 सेल में कॉपी हुआ वो C5 हो गया, यहाँ ये C6 हो गया E6 तक, यहाँ ये C7 से E7 हो गया। तो इसे कहते हैं सेल रेफरेंस। कि सेल रेफरेंस का फायदा क्या हुआ, जैसे ही आप एक सेल में वैल्यू निकाल के आप उसे मूव करते हैं, चाहे तो रो में मूव करें चाहे कॉलम में मूव करें,
फार्मूला कॉपी होगा ही होगा, कि रो में रो के अकॉर्डिंग होगा, कॉलम में कॉलम के अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे ही मैंने रो में मूव करा तो आपने देखा सी तो सेम रहा, सी तो क्या था कॉलम का, और 7 जो है वो 6 क्या हो गया 7 हो गया, और 3 4 3 रो 4 रो बन गई, और 4 रो 5th रो बन गई, 5th रो 6th रो बन गई, 6th रो 7th में। अगर आप 1 रो डाउन गए तो 1 रो में आपकी रो चेंज हो जाएगी, 2 रोज डाउन जाएंगे तो 2 रोज के हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसे सेल रेफरेंस कहते हैं। सेल रेफरेंस का मतलब वेन एवर वी मूव और कॉपी द फार्मूला, सेल एड्रेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट बोथ इन रो एंड कॉलम। जब भी हम कभी फार्मूला को कॉपी करते हैं तो सेल एड्रेस चेंज हो जाता है, रो में भी और कॉलम में भी मूवमेंट के हिसाब से। अगर आप उसे रो में मूव करेंगे तो रो चेंज होती जाएगी, अगर कॉलम में मूव करेंगे तो कॉलम चेंज होता जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने इसे नीचे ड्रैग करा था तो रो चेंज हुई थी, अब मैंने इसे इस साइड ड्रैग करा। वैसे ये हमारे यूज का नहीं है, बाकी फिर भी आप देखिए एक बार चेक करिए। यहाँ पे मैंने करा तो यहाँ आ गया 357। यहाँ पे क्या था, क्योंकि मैंने इसे कॉलम में मूव करा है तो इंस्टेड ऑफ रो अब यहाँ पे इसका कॉलम चेंज हुआ है। यहाँ पर C4 से E4 था, यहाँ D4 से F4 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम हो गया। कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। एक और राइट में गए तो सम हो गया कहाँ से कहाँ तक का, E से G तक का। तो ये दोनों में मूव करता है। वो हमारी जरूरत है कि आप कहाँ देखना चाहते हैं और कहाँ यूज करना नहीं चाहते। मोस्टली रो में करते हैं हम यूज। तो एक की हमने क्या करते हैं, हमने कोई भी कैलकुलेशन करी तो 20 स्टूडेंट के या 20 एम्प्लॉइज की डिटेल डाली, उनकी वैल्यूज लिखी, एक के लिए फार्मूला लगाया, ड्रैग आउट करो डाउन में, और तो सबके लिए वो मिल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द सेल रेफरेंस। ये जो हमने सेल रेफरेंस करा ये रिलेटिव रेफरेंस था। कौन सा रेफरेंस था, रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप अगर सेल एड्रेस का यूज करते हैं और फार्मूला को कॉपी करते हैं तो रो में मूव करने पर रो चेंज होगी और कॉलम में मूव करने पर कॉलम में फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब इसी हिसाब से मान लीजिए ये आपका टोटल था, क्या था, टोटल। टोटल जो है मेरा 300 है, क्या है 300। मैं चाहता हूं कि हर एक वैल्यू यहां टोटल से डिवाइड हो जाए ताकि परसेंटेज निकल सके। क्या हो, हर एक वैल्यू टोटल से डिवाइड हो ताकि परसेंटेज निकल सके। तो यहां पर क्या है कि आपने लिखा इक्वल टू क्या, F4 डिवाइड बाय जो है E10, क्योंकि E10 में मैंने टोटल लिखा है जो 300 फिक्स्ड है। तो F4 बाई E10 एंटर मारा, क्या हो गया 76, क्योंकि मैंने इनटू मल्टीप्लाई नहीं करा तो इसकी 71% है। अगर आप पूरा सीधा परसेंटेज देखना चाहते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई का कर दिया 100, तो 70.7% है F4। और E10 क्या है, यहाँ पर E10 टोटल है जो मैंने लिखा। अब मैं एक का कैलकुलेट करके ना मैं इसको करता हूँ, नीचे निकालता हूँ। पहले वाले का तो 70 आया, नीचे वाले का नहीं आया, क्योंकि क्या हुआ, सेल रेफरेंस लगा तो ये F4 वाली वैल्यू तो क्या हो गई F5। मतलब ये क्या ले लिया इसने, ये जो मेरे पास था यहाँ पर ये अगला वाला रिजल्ट इसने ले लिया 223। बट यहाँ पर ये जो नीचे डिवाइड करा उसने E11 से कर दिया। E11 में तो मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं है। टोटल वैल्यू मेरी 300 है, मैंने हर वैल्यू को 300 से भाग करना है, क्योंकि अब सेल रेफरेंस में मैंने जैसे ही से यहाँ करा तो वैल्यू तो चेंज होगी, ऊपर वाली और नीचे वाली। ये E4 से F4 हो गया और ये E10 से E11 हो गया। देखिए ये F4 से F5 हो गया और ये E11 हो गया। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं हर वैल्यू जो है क्या हो, इसी 300 से भागो। ये अब क्या कर रहा था, रिलेटिव रेफरेंस कर रहा था। जैसे ही मैं डाउन एरो जा रहा हूं ना तो ये वैल्यू मेरी F4 तो F5 हो जाती है, E10 E11 हो जाता है। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूं हर वैल्यू E10 से ही डिवाइड हो, क्योंकि E11 में कुछ है ही नहीं। तो यहां पर आप यहां डॉलर का निशान लगाइए, इसके आगे भी, E के आगे भी और 10 के आगे भी, E के आगे भी और 10 के आगे भी। तो आप क्या देखेंगे कि ये फिक्स्ड हो गया। इसे कहते हैं अब्सोल्यूट रेफरेंस, कि मैंने E जो है वो कॉलम है, 10 जो है मेरी रो है। इसके अंदर मैंने दोनों के आगे जब डॉलर साइन लगाया तो आप क्या देखेंगे, जैसे ही मैं इसे यहां से ये कॉपी कर रहा हूं यहां पर, तो अब क्या हो रहा है, F4 F5 बन गया, जबकि E10 ही रहा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, जो जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू नीचे नहीं चेंज हो रही है, तो इसलिए आपको उसे अब्सोल्यूट बनाना पड़ा। अब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है,
रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर लगाना पड़ता है। तो इसके अंदर रो और कॉलम में मूवमेंट के हिसाब से वैल्यू चेंज नहीं होती, रो और कॉलम में मूवमेंट के हिसाब से वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये था हमारा दो तरह के रेफरेंस। तीसरे तरह के रेफरेंस में या तो मैं इसके आगे डॉलर का निशान लगाऊंगा रो के आगे या कॉलम के आगे, मतलब ई के आगे अगर आपने डॉलर का निशान हटा दिया तो ये बन गया मिक्स रेफरेंस। इसका मतलब कॉलम में वैल्यू चेंज नहीं होगी, रो में होगी। और अगर मैं यहां पर लगा दूंगा और रो के आगे से हटा दूंगा तो आपकी अब रो जो है वो फिक्स नहीं हुई, कॉलम फिक्स हो गया। मतलब दोनों मूवमेंट में अगर आप कॉलम में मूव करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, रो में चेंज होगी। तो यहां देखिए ये जो है, अब देखिए मैंने यहां से यूं करा, अब फिर आ गया रिजल्ट, क्योंकि E10 E11 हो गया। हमने क्या बनाया था यहां पर, किसको एब्सोल्यूट बना दिया था, एब्सोल्यूट बनाया था मैंने कॉलम को, कॉलम के आगे डॉलर का निशान लगाता। तो ये फिर वही प्रॉब्लम आने लग गई। तो आप जो है कॉलम में तो मैं मूवमेंट करना ही नहीं है, मुझे मूवमेंट कहां करना है, मुझे तो मूवमेंट रो में करना है। तो यहां पे आप डॉलर का निशान लगा दोगे, ये मिक्स्ड हुआ। अब यहां देखिए ये देखिए यहां पे करके ड्रैग आउट करा, फिर रिजल्ट सही हो गया। तो मिक्स रेफरेंस भी यहां काम कर रहा है, क्योंकि मेरे को कॉलम में तो मूव करना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ किस में मूव करना है, रो में मूव करना है। तो ये तीन प्रकार के हमारे रेफरेंस है, जिसके अंदर पहला रेफरेंस है रिलेटिव रेफरेंस। अब ध्यान से सुनिए, इन दिस रेफरेंस व्हेन वी मूव और कॉपी द फार्मूला सेल एड्रेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट आइदर नहीं, बोथ इन रो एंड कॉलम, बोथ इन रो एंड कॉलम। कि इस रेफरेंस के अंदर जब भी हम फार्मूला को मूव या कॉपी करते हैं, जब भी हम फार्मूला को मूव और कॉपी करते हैं तो सेल एड्रेस चेंज होता है दोनों रो और कॉलम में। इसके अंदर आप कभी डॉलर नहीं लगाते, तो A1 B1 का मतलब नीचे ले जाएंगे तो A2 B2 हो जाएगा, फिर A3 B3 हो जाएगा। तो इन दिस रेफरेंस व्हेन वी मूव और कॉपी द फार्मूला, इस रेफरेंस में जब भी आप फार्मूला को मूव या कॉपी करते हैं, सेल एड्रेस कभी भी मूवमेंट के अकॉर्डिंग रो और कॉलम दोनों में चेंज नहीं होता। तो इसके अंदर आप कोई डॉलर का निशान नहीं लगाते। एब्सोल्यूट में बस थोड़ा सा फर्क है इसके ऊपर डेफिनेशन। इन दिस रेफरेंस व्हेन वी मूव और कॉपी द फार्मूला सेल एड्रेस, वहां पर चेंजेस था, यहां पर आ गया डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट बोथ इन रो एंड कॉलम। तो यहां पर चेंज होता है, क्योंकि यहां पर मैंने इसे क्या बना रखा है, कोई फिक्स नहीं बना रखा। फिक्स बनाने के लिए आप डॉलर का निशान यूज करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए। तो अगर आप फार्मूला ऐसे लगाएंगे तो जब भी आप कॉपी करेंगे फार्मूला को तो आपका रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा, वो ऊपर वाली वैल्यू का ही रिजल्ट आएगा कि डॉलर ए का मतलब ये कॉलम फिक्स हुआ, ये रो फिक्स हुई, ऐसे ही ये कॉलम फिक्स हुआ, ये रो फिक्स हुई। तो ये हुआ एब्सोल्यूट रेफरेंस। कि जैसे मैं आपको यहां पर शो भी करता हूं कि अगर मान लो यहां पर ये एक बार दोबारा यहां पर इसको शो करने की कोशिश करता हूं आपको, कि अगर मान लो यहां पर जो आपने लगाया था इक्वल टू, मैंने यहां पर क्या करा सम, और यहां पर मैंने इस सेल रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ये सेल तो क्या है, अगर आप इसे ऐसे करते हैं तो ये एब्सोल्यूट माना नहीं जाएगा, ये रिलेटिव माना जाएगा। बट अगर मैं इसके आगे और रिलेटिव मान के आप ड्रैग करेंगे तो ये चेंज होगा। क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये चेंज होगा। एक बार दोबारा समझा रहा हूं आपको। बट अगर आपने इसे एब्सोल्यूट बनाना है तो आप क्या करिए, यहां पर इसके आगे भी डॉलर लगाइए और इसके आगे भी डॉलर लगाइए। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है, कभी एब्सोल्यूट की जरूरत पड़ेगी, कभी आपको रिलेटिव, मैक्सिमम टाइम रिलेटिव की जरूरत पड़ती है, बहुत कम एब्सोल्यूट की जरूरत पड़ती है। तो यहां करके अब आप ड्रैग कीजिए, देखिए तो आप मूव तो कर रहे हैं बट चेंज नहीं होगा रिजल्ट। क्यों, क्योंकि आपने इन सेल की वैल्यू को एब्सोल्यूट बना दिया था। एब्सोल्यूट बनाते ही डॉलर का निशान लगाते ही नीचे फार्मूला लगाते वक्त ये कभी चेंज नहीं होता। तो हम एब्सोल्यूट में क्या कहते हैं कि यहां पर वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, फार्मूला कभी चेंज नहीं होता। मिक्स में क्या है, इन दिस रेफरेंस व्हेन वी मूव और कॉपी द फार्मूला मूव और कॉपी द फार्मूला द सेल एड्रेस चेंजेस आइदर इन रो और इन कॉलम। यहां पर आपने एक के आगे डॉलर का निशान लगाया है अगर जरूरत के हिसाब से, कि यहां पर क्या है, जैसे मैंने $1 लिखा तो यहां पर कॉलम एब्सोल्यूट बना, यहां रो एब्सोल्यूट बनी। तो मतलब इस केस में एक जगह कॉलम में मूवमेंट में वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक जगह रो में मूवमेंट में। इसका यूज बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है यूज जो है रिलेटिव रेफरेंस का है, जिसके अंदर हम कोई भी डॉलर का निशान नहीं लगाते, एब्सोल्यूट का कभी कभी। अब
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटो रिकैलकुलेट। ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिकली, री का मतलब दोबारा से कैलकुलेट हो जाना। कई बार ये डेफिनेशन हो जाती है व्हाट इज, ये एक फीचर है किसका, एमएस एक्सेल का, कि ऑटो रिकैलकुलेट का मतलब होता है कि जैसे आपने यहाँ फार्मूले लगाए हैं, चाहे वो अब्सोल्यूट है चाहे वो रिलेटिव है, तो जैसे ही आप फार्मूला लगाने के बाद कभी भी सेल एड्रेस में चेंज करते हैं, तो सेल एड्रेस के चेंज करते ही आपका फार्मूला अपने आप रिकैलकुलेट होता जाता है। इसे कहते हैं ऑटो रिकैलकुलेट, कि जब भी आप कोई भी वैल्यू या कोई भी सेल एड्रेस जो फार्मूला में यूज हुआ है उसकी वैल्यू चेंज हो करते हैं, तो अपने आप फार्मूला दोबारा से कैलकुलेट हो जाता है। इसे ऑटो रिकैलकुलेट फीचर कहते हैं। तो इट इज यूज टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द फार्मूला व्हेन द वैल्यू चेंज इन एनी सेल दैट इज यूज इन द फार्मूला, कि ये फार्मूला को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है जब भी वैल्यू चेंज होती है किसी भी सेल में जो फार्मूला में यूज हुई है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपने कोई वैल्यू यूज करा है, कोई सेल एड्रेस यूज करा है, तो वैल्यू जैसे ही सेल एड्रेस की चेंज होगी फार्मूला अपने आप वैल्यू चेंज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्टिंग क्या है और कैसे आप सोर्ट करते हैं डाटा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सोर्टिंग। आप जानते भी हैं सोर्टिंग का मतलब, पढ़ते आ रहे हैं हम स्टार्टिंग से मैथ्स में भी, कि सोर्टिंग जो है डाटा को अरेंज करती है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ए टू जेड, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब रिवर्स जेड टू ए। और ये हमारे डाटा टैब में है, ये डाटा टैब एक्सेल में ही होता है, ये कभी भी कहाँ नहीं होता, कहाँ नहीं होता, वर्ड में नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लो मैंने लिखा रोल नंबर, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ मैंने 1 2 ये वैल्यू मैंने रोल नंबर की फिल कर दी। ये नेम NAME नेम, यहाँ पर मैंने लिख दिया अजय, रोहित, विजय, राजीव, अमन, प्रवेश, ये। और यहां पर मैंने मार्क्स डाल दी, सपोज एक ही चीज के मार्क्स डाल दी। यहां पर 45 66 ये, इस तरह से आपने एक ही चीज के मार्क्स डाल दिए या टोटल सपोज मार्क्स डाल दिए। तो अब मैं चाहता हूं ये चीज क्या हो, आपकी ये वैल्यू ऐसे आए 8 से सारे आए, सारे नाम पहले ए वाले फिर बी वाले। तो उसके लिए आपको सोर्टिंग करनी पड़ेगी। सोर्टिंग के लिए आप इस रेंज को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर सोर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन आप देख रहे होंगे, सोर्टिंग भी है फिल्टर भी है, या फिर डाटा से भी ऑप्शन मिल जाती है आपको सोर्ट की। ये देखिए यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या होम टैब से भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सोर्ट की ऑप्शन है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा आपको सोर्ट करना है। पहले तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन होती है माई डाटा इज हेडर रो, इसको जरूर सिलेक्ट करना है अगर आपके हेडिंग है तो, नहीं तो ये ऊपर रोल नंबर नेम वाले कॉलम को भी सोर्ट कर देगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, अगर आपने अपने डाटा में हेडिंग दे रखे हैं तो ये ऑप्शन आपकी जरूर सिलेक्ट होनी चाहिए। तो अब आपको कहाँ पर सोर्ट करना है, मान लो मैंने सोर्ट करना है नेम के बेस पे, तो नेम को करके वैल्यू सोर्ट ऑन A to Z, ओके करते ही आपने देखा सारा ये नाम अमन, अजय, प्रवेश ऐसे आ गया। तो इस तरह से डाटा आपका सोर्ट हो सकता है। अगर बाई चांस मान लो आपके यहाँ पास 2 अजय थे और 2 अमन थे, अब डाटा को आप सोर्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए तब भी आप डाटा को सोर्ट कर सकते हैं। कहाँ जाना है, अपने डाटा से यहाँ सोर्ट ऑप्शन, जिसमें आपने पहले नेम के बेस पे सोर्ट करा। मैंने नेम के बेस पे सोर्ट A to Z का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ पहले तो नेम पे, अब मेरे पास 2 अजय है, मैं चाहता हूँ अजय में जिसके मार्क्स ज़्यादा है वो पहले आए और फिर बाद में दूसरे वाले अजय आए। तो अगर पहला कॉलम जिसके बेस पे आपने सोर्टिंग की है उसके अंदर वैल्यू नाम सेम आते हैं, तब आप एक देन बाय का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देन बाय। पर कब, जब जिस कॉलम के ऊपर आप सोर्टिंग कर रहे हैं वहां वैल्यू सेम है, तब मैं चाहता हूं वो दूसरे कॉलम पर सोर्ट हो जाए। तो ऐड लेवल करके देन बाय का मतलब, देन बाय का यूज सिर्फ जब होगा जब पहले वाले जो सोर्टिंग करी थी उसमें वैल्यू सेम है। मैंने कहा देन बाय मार्क्स करें, बट मार्क्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमारे पास यहां ध्यान दीजिए, यहां पर आपके पास 2 अजय हैं। अब अजय कौन सा वाला पहले आएगा, 56 वाला फिर 45 वाला। मेरे पास अमन 2 हैं, पहले कौन सा आएगा, 66 वाला फिर 56 वाला। तो देन बाय का यूज सिर्फ जब होगा जब आपकी सोर्टिंग में पहले वाले कॉलम पे जो आपने सोर्ट करा है वहां पर वैल्यू सेम आ रही है। तो आप ऐड लेवल से देन बाय करके यहाँ ओके करिए। तो आप देखिए पहले अजय आ गया 4 रोल नंबर वाला जिसके मार्क्स 56 हैं, फिर
अजय, दूसरा वाला अमन, फिर प्रवेश और फिर विजय। तो देन बाय का यूज सिर्फ वहीं होता है जहां जिस कॉलम पे आपने सॉर्टिंग करी वहां वैल्यू सेम है। तो किस तरह से आपने सॉर्टिंग करी, सिलेक्ट करा डाटा को, डाटा से सॉर्ट ऑप्शन में गए, उस कॉलम को सिलेक्ट करा जिस कॉलम के बेस पे आपने सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग सिलेक्ट करो, ए टू जेड या जेड टू, और इस तरह से आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं। आप न्यूमेरिक वैल्यू पे भी सॉर्ट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट वैल्यू पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग अरेंज करती है हमारे डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप क्या है, सिलेक्ट द डाटा यू वांट टू सॉर्ट, सेलेक्ट द डाटा टैब और सॉर्ट ऑप्शन। डाटा टैब से सॉर्ट ऑप्शन में अब सिलेक्ट द कॉलम नेम, उस कॉलम नेम को सिलेक्ट करो जिसके बेस पे आपने सॉर्टिंग करनी है, और फिर सॉर्टिंग की टाइप जिसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? अब ग्रिड लाइंस क्या है, जब आप एक्सेल खोलते हो तो यहाँ पर ये जो बीच में आपको सेल्स के बीच में लाइन दिखती है, इन्हें ग्रिड लाइंस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस आपकी सेल्स को डिफर कर रही हैं। अगर ये नहीं होंगे तो सेल्स का पता ही नहीं चलेगा। ये हमारे लाइट ग्रे कलर में आती हैं। तो अगर आपने इसका को डार्क प्रिंट निकालना है और आप थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो होम टैब में यहाँ से आप जो है ये ऑप्शन देखिए, यहाँ से आप इसका बॉर्डर थिक कर सकते हैं या ऑल बॉर्डर्स देके आप इसके ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका बॉर्डर जो है आ जाएगा। इसका थिक बॉर्डर लेना है तो थिक बॉर्डर ले लीजिए, थिक बॉर्डर थोड़ा सा हो गया। तो इस तरह से आप इसके अंदर बॉर्डर दे सकते हैं। नॉर्मल बॉर्डर आपका लाइट ग्रे कलर का जो बाय डिफॉल्ट है, ये ग्रिड लाइंस है, और आप इन ग्रिड लाइंस के कलर को और भी डार्क कर सकते हैं किसी और कलर से। तो ग्रिड लाइंस क्या है? दीज आर द सॉफ्ट लाइन दैट अपीयर अराउंड द सेल्स इन एक्सेल 2007। ये पहले भी अपीयर होता था, ये नहीं कि एक्सेल 2007 में ये। तो ये सॉफ्ट लाइन है जो सेल्स के अराउंड अपीयर होती हैं। ये सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेल्स ऑन द वर्क शीट। बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन आर डिस्प्लेड इन द लाइट ग्रे कलर। लाइट ग्रे कलर में ये दिखाई देती हैं, जो एक्सेल के द्वारा पहले प्री डिफाइंड इसका कलर डिफाइंड होता है, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइंस क्या है? सॉफ्ट लाइन जो सेल्स के अराउंड अपीयर होती है। तो ये आज के लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन करे। आप इन्हें ध्यान से देख के ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जिसमें सेल रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।